तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की एप्लीकेशंस पढ़ी थी, यूक्लिड डिवीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ करे थे, राइट? तो आज हम लोग सीखेंगे एचसीएफ एलसीएम पे बेस्ड सम मिसलिनियस क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर के हमारे रह गए हैं। तो आज हम लोग चैप्टर ये कंप्लीट कर देंगे, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। आई थिंक आप में से सबको पता ही होगा ये फॉर्मूला। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अपनी नोटबुक में भी ये फॉर्मूला लिखते रहना जिसको नहीं पता, ठीक है? ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, राइट? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टू नंबर्स है 26 एंड फॉर एग्जांपल हमारे पास देयर आर टू नंबर्स 20 एंड 25, राइट? तो इसका सबसे पहले एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कितना आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका ऑब्वियसली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 5। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे पता ही चल रहा है 5 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और अगर इसका एलसीएम निकालोगे वो आएगा हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो आएगा 25, 50, 700। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल 100 है, राइट? तो अब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं ये फॉर्मूला, ठीक है? वी आर वेरीफाइंग दिस फॉर्मूला। तो एचसीएफ इज 5 मल्टीप्लाई एलसीएम इज 100 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, राइट? ये हमारे दो नंबर्स है 20 एंड 25। तो देखो ये 500 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वी आर गेटिंग 500। तो हमारा ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं? फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एचसीएफ एलसीएम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल एचसीएफ हम एक बार 44 और 88 का कर दो फॉर एग्जाम। एग्जाम्पल हमारे पास दूसरा 44 एंड 88। यस मैम। जैसे हमारे पास HCF टू नंबर्स है, फर्स्ट नंबर 44 एंड सेकंड नंबर इज 88, ठीक है? हमें क्या निकालना है इसमें? HCF निकालना है। HCF कितना आएगा? HCF आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन 44 ही आएगा। 44 आएगा। 22 भी तो है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा, 22 और 2 नहीं होगा। अगर इसके फैक्टर निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा मल्टीपल 88 ही होगा, क्योंकि 88 दोनों के 44 इंटू 2 88 होता है। यस और मैम 88 है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल एचसीएफ एलसीएम तो सबको निकालना आता है ना, वो मैं निकालना नहीं सिखा रही हूँ। जिसको नहीं आता वो पूछ सकता है इंडिविजुअली। तो एचसीएफ आएगा 44, एलसीएम आएगा 88, राइट? मैम वही सेम हो जाएगा अब यहाँ पे मल्टीप्लाई। पुट कर दो वैल्यू, तो सेम ही रहेगा। देखो एचसीएफ हो यस गया मैम 44, एलसीएम हो गया 88, 88 फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 44, सेकंड इंटू नंबर 88। 88 तो ऑब्वियसली मैम सेम ही है। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि इसमें से हमें तीन चीजें दे दी और चौथी चीज निकालनी है। फॉर एग्जांपल एचसीएफ एलसीएम दे दिया। जैसे एचसीएफ फॉर एग्जांपल इफ एचसीएफ इज 5, एलसीएम इज 10, फर्स्ट नंबर गिवन है तुम्हारा 10 और यू नीड टू कैलकुलेट द सेकंड नंबर, 5 ठीक है? तो सेकंड नंबर कितना आएगा? तो फॉर्मूले में 5 पुट कर लो 5 इंटू 10 इक्वल्स टू 10 इंटू सेकेंड नंबर को मान लो x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 अपॉन में 10, 5 आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एनी ऑफ द नंबर्स। कुछ भी दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड दे दिया, एचसीएफ या एलसीएम में से एक चीज निकालनी है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू, ठीक है? तो एक तो ये आते हैं प्राइम फैक्टर, सबको पता ही होंगे। जैसे 36 है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2, 1, 8, 2 प्राइम फैक्टर्स। देखो नेक्स्ट, ये छोटी छोटी चीजें जो इस चैप्टर में कभी कभी पूछ लेते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, एक आध नंबर में आ सकता है। 2, 9, 3, 3, 3, 1। तो प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो दीज आर कॉल्ड द प्राइम फैक्टर्स, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन है कि कंसिडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज मैम माइक ऑफ है आपका।
तो ये हमने सीखा था कि कंसीडर द नंबर वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। तो हम क्या करेंगे, 4 का इसका प्राइम फैक्टर्स कर देंगे, मतलब 4 की पावर n क्या किसी n की वैल्यू पे ये नंबर 0 से एंड होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, किसी भी n की वैल्यू पे क्या ये नंबर 0 से एंड हो सकता है। तो हमें 4 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 4 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 4 2 इंटू 2 होंगे 4 के प्राइम फैक्टर्स। तो इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, तो अगर इसके प्राइम फैक्टर में 5 होगा तब ये नंबर एंड विद 0 है, अदरवाइज नहीं है। तो इसके सिमिलर एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसका अगर तुम प्राइम फैक्टर्स करते हो जैसे 6 की पावर n, ये क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है चेक वेदर 6 की पावर n एंड विद 0, क्या किसी नंबर पे n की किसी भी वैल्यू पे ये नंबर एंड विद 0 हो सकता है। तो तुम्हें 6 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 हो गए, 2 और 3 हो गए। ठीक है, तो क्या ये नंबर एंड विद 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, रीजन भी लिखोगे, क्योंकि प्राइम फैक्टर के अंदर 5 नहीं है, प्राइम फैक्टर डजंट कंटेन नंबर 5। ठीक है, प्राइम फैक्टर के अंदर 5 नंबर नहीं है, तो ये नंबर एंड विद 0 नहीं होगा। समझ आ गया। हाँ, HCF LCM में मेरे पास डाउट आया है कि HCF LCM में एक बार देख लो, HCF LCM निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 72 और 120 तीन डिजिट्स है, इनका यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हें क्या निकालना है, HCF और LCM। HCF LCM के लिए HCF LCM के लिए तुम्हें एटलीस्ट HCF LCM के लिए एटलीस्ट तुम्हें प्राइम फैक्टर्स निकालने आने चाहिए। प्राइम फैक्टर्स का मतलब पता है क्या होता है, HCF का मतलब पता है, सबके मीनिंग पता है। Yes, HCF का ma'am. मतलब होता है Highest हाईएस्ट कॉमन common फैक्टर, LCM का लिस्ट कॉमन मल्टीपल। lowest. प्राइम फैक्टर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर तुम्हें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, 6 के प्राइम फैक्टर्स, 6 के Two, ऐसे three. फैक्टर कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे वो 6 आ जाए, तो ये तो हो गए प्राइम फैक्टर्स। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3। 72 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट प्राइम फैक्टर्स। 120 के Two into 2 into 3 into 3. Ma'am, 3, 5. तो ये हो गए प्राइम फैक्टर्स। 72 के क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक 2 है, cube इसको हम into 3. 120 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट। मैम पावर में नहीं लिख सकते वैसे 2 इसको क्यूब पावर्स में भी लिख सकते हो, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। इसको लिख सकते हो 2 क्यूब 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। और ये हो गया 6 के हो 2 गए कॉमन 2 इंटू 3। तो ये तो हो गए प्राइम फैक्टर्स। अब इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से, अब इनको प्राइम क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, 2 3 5 7 9 नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं होता। तो कभी भी अगर प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 10 भी लिख सकती हूँ, लेकिन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। हमेशा यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्राइम होना चाहिए। ठीक है, अब इनकी हेल्प से तुम लोगों को HCF और LCM निकालना है यूजिंग दीज प्राइम फैक्टर्स। तो जो स्मॉलेस्ट पावर होती है, ठीक है, मतलब तीनों में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, वो हो गए HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले 2 का ले लो, सिंगल 2 है, यहाँ पे भी एक 2 और यहाँ पे भी एक 2, तो स्मॉलेस्ट हो गया एक 2, HCF आ गया। जो तीनों में कॉमन है, तीनों में एक सिंगल 2 कॉमन है। अब 3 की बात करते हैं, सिंगल 3, एक 3 और एक 3, तो और एक 3 हो गया, तो HCF आ गया 6। समझ आ गया HCF सबको, जो तीनों में कॉमन नंबर हो उसको आपस में मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड द HCF।
अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम होता है ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, जो भी तुम्हारी ग्रेटेस्ट पावर है। अब ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है? एक है 2 की पावर 3, एक है 3 की पावर 2 और एक है 5। तीनों को इंक्लूड करके जो भी ग्रेटेस्ट पावर हो, तो स्मॉलेस्ट वाली होती है एचसीएफ, स्मॉलेस्ट पावर्स, ग्रेटेस्ट पावर होती है एलसीएम। तो एलसीएम आ गया ग्रेटेस्ट पावर्स। कौन कौन सी है? 2 की पावर 3, 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? सारे नंबर्स को उठा के देखते हैं। 2 नंबर है यहाँ पे, 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 3, 3 को उठा के देखो, 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 है। 5 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1 है। तो इन सबको मल्टीप्लाई, व्हेन यू डू मल्टीप्लाई ऑफ ऑल दीज नंबर यू विल गेट 360। तो 360 इज एलसीएम। समझ आ गया? तो जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो एचसीएफ होता है, ग्रेटेस्ट पावर्स होती है एलसीएम। स्मॉलेस्ट कैसे हुआ? 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 2 की स्मॉलेस्ट पावर 1 है, 3 की स्मॉलेस्ट पावर भी 1 है। समझ आ गया? और कॉमन भी होना चाहिए, जैसे 5 का नहीं लेंगे इसके अंदर, लेकिन एलसीएम में तुम सारे नंबर्स लेते हो। जब ग्रेटेस्ट लोगे तो सारे नंबर यू हैव टू इंक्लूड, लेकिन जब एचसीएफ लोगे स्मॉलेस्ट पावर, लेकिन वो सब में इंक्लूड होना चाहिए। जैसे 5 यू कांट टेक इन केस ऑफ एचसीएफ। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। एक क्वेश्चन लेते हैं टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। Do this question. Exercise 1.2. You need to calculate HCF and LCM using prime factorization method. किस किस का निकालना है? 8, 9 and 25. Do this question. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ एचसीएफ एलसीएम में, छोटे मोटे क्वेश्चन, ये एक एक नंबर में आ सकते हैं, एक या दो नंबर्स में, तो इसलिए समझ लो। ये प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। कंपोजिट नंबर पता है क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है प्राइम नंबर्स का ऑपोजिट, जो किसी ना किसी टेबल में आता है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी ना किसी टेबल में आता है, एक्स 1 और इटसेल्फ में तो आता ही है, उसके अलावा किसी और नंबर में आता है। तो अगर इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर एक अदर नंबर हो 1 और इटसेल्फ के अलावा, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो नंबर देख लो क्या है? एक है 7 into 11 into 13 plus 13। अब इस नंबर में से तुम लोग कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे? 13। ऑब्वियसली एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, यहाँ पे दो टर्म्स है। जब मल्टीपल होती है उसको एक टर्म कंसीडर करते हैं। टर्म्स हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो कि नंबर्स दैट आर डिवाइडेड बाय, मतलब जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से डिवाइडेड हो, तो उन नंबर को बोलते हैं टर्म्स। तो यहाँ पे देयर आर टू टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। तो यू कैन टेक 13 कॉमन। 13 अगर तुम लोग कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा? 7 into 11 plus 1, राइट? इसको हम लिख सकते हैं 13 into 77 plus 1 या 77 plus 1, इतना भी छोड़ सकते हो, इट डजंट मैटर। अब ये दूसरी टर्म आ जाओ। दूसरी टर्म में से व्हाट यू कैन टेक, तो मतलब ये कंपोजिट नंबर है। अगर मैं पहली इस टर्म की बात करूं तो क्या ये कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये इसका एक फैक्टर 13 भी है। समझ आया नहीं आया? एक फैक्टर इसका 13 भी हो गया। तो जिस भी नंबर का 1 या नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई और भी फैक्टर होता है उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। देखो कोई भी अगर तुम एक प्राइम नंबर उठा लो, प्राइम नंबर जैसे मैं 37 ले लूं, 37 को तुम ब्रेक ही नहीं कर सकते हो। 37 को तुम 1 into 37 ही लिख सकते हो या 37 into 1, इसके अलावा कुछ और नहीं लिख सकते। लेकिन अगर किसी और नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल 39 को लिख सकते हो 13 into 3। तो अगर वो किसी फैक्टर्स की फॉर्म में टूट रहा है, अगर उसको तुम ब्रेक कर सकते हो मल्टीपल में,
दैट मीन्स वो एक कंपोजिट नंबर है। तो ये 13 इसका एक फैक्टर आ गया है, तो हमें और आगे करने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन राइट डायरेक्टली कि इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों है कंपोजिट नंबर? क्योंकि इसका एक फैक्टर है अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। सिमिलरली अब इस नंबर को देखो, इसमें से भी तुम क्या कॉमन ले सकते हो? एक टर्म ये है प्लस 5 है, तो इसमें से तुम 5 कॉमन लोगे, क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब इसमें भी तुम सीधा लिख सकते हो 5 एक इसका कॉमन, 5 एक फैक्टर है, दैट मीन्स कि इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो जिसमें भी कोई भी अगर एक कॉमन होता है नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, तो वो हो गया कंपोजिट नंबर। तो ये दोनों हमारे क्या है? कंपोजिट नंबर। समझ आया क्वेश्चन? अब तुम्हें ये प्रूव करना है, प्रूव नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। हमने ये सीख लिया है कि रूट 3 को कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं, तो मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल। आगे का देखो, अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में, 2 नंबर में आएगा तो तुम अपने आप से लिख सकते हो कि रूट 3 इज इरेशनल। ये गिवन भी हो सकता है कि इट इज गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है या 5 नंबर का आता है, तब तुम्हें प्रूव करना होगा कि पहले ये प्रूव करोगे कि रूट 3 इरेशनल है, फिर आगे स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब देखो इसके आगे का कैसे करोगे, पहले तुमने ये प्रूव कर लिया कि रूट 3 इरेशनल है, वो तुम लोग प्रूव करना तुम्हें आता है, ये हम लोग सीख चुके हैं। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे इरेशनल? ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज्यूम, लेट अस एज्यूम, वही चीज करके चलेंगे, कॉन्ट्रारी। मतलब अपना पहले हमने ये एज्यूम करेंगे कि 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, फिर हम अपनी एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो लेट अस एज्यूम 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर। फिर उसके बाद ऑब्वियसली जब 5 माइनस रूट 3 रेशनल नंबर है, तो 5 माइनस रूट 3 को हम a अपॉन बी लिख सकते हैं। अब यहां से रूट 3 के इक्वल लिख दो। इतना ही छोटा सा क्वेश्चन है ये, इतना बड़ा नहीं है। जस्ट इसको तुमने a बाय बी लिखा, फिर जो भी क्वेश्चन है उसको तुम रूट 3 के इक्वेट में ले जाओ, तो वो आ जाएगा 5 माइनस ए अपॉन बी। राइट, अब हम इसको लिख सकते हैं 5b माइनस ए अपॉन बी। समझ आ गया? तो ऑब्वियसली अगर हमें पता है कि रूट 3 इरेशनल है, ठीक है, तो ये भी और ये भी इरेशनल नंबर ही होगा, Yes, ma'am. ठीक है। तो लेकिन हमने ऊपर लिखा था कि ये रेशनल नंबर है, तो हम अपनी कॉन्ट्राडिक्शन, अपनी एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, क्योंकि ये हमारा रेशनल नंबर था जो हमने करा था, ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड 5b माइनस ए अपॉन बी भी रेशनल नंबर होना चाहिए इसके हिसाब से। लेकिन ऑब्वियसली बट रूट 3 इज इरेशनल, तो आगे लिख लेना, सो देयरफॉर वी कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। तो देयरफॉर वी कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। तो देयरफॉर अब साथ साथ अपनी नोटबुक में भी लिखते रहना। तो देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो दिस इज हाउ यू कैन डू। समझ आया नहीं आया? अपने हाँ, नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेना ये। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखो, prove that 3 root 2 is, prove that root 5 plus root 2 is irrational। अब इसमें कैसे करेंगे? दोनों को irrational इसमें तुम सबसे पहले लेट कर लो रूट 5 प्लस रूट 2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल होगा तो रूट 5 प्लस रूट 2 को a अपॉन बी लिख दो। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, क्या कंफ्यूजन होती है? यहाँ पे हम रूट 5 के इक्वल लेके जाए या रूट 2 के इक्वल लेके जाए? हमारे पास तो 2 रूट है, तो तुम उस 2 रूट को एक रूट बनाने का तरीका ये है, दोनों को स्क्वायर ले लो, दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो अगर तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे यू विल गेट 5 प्लस 2 रूट 10, राइट, इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब तो एक ही रूट बचा है, तो रूट 10 के इक्वल क्या आ जाएगा? a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 7 अपॉन में 2। समझ आया? बस अब हमारा वही सेम चीज आ गई,
एलसीएम लोगे इसका तो √10 इक्वल्स टू 2b², ये आ जाएगा a² माइनस 7b²। ठीक है, अब वही सेम चीज लिखोगे जो हमने यहाँ लिखी थी कि हमें पता है कि ये इंटीजर्स है तो इस हिसाब से ये रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन हमें पता है √10 तो इरेशनल होता है, तो हम अपनी अजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट। तो इस तरीके से तुम लोग कर सकते हो। अगर 2 रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके करो, अगर एक रूट है चाहे कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर 3√2 होता है तो इसको भी वही a/b लिखो और √2 के इक्वल ले जाओ, फिर वही स्टेटमेंट लिख लो, मतलब रूट के इक्वल ले जाओ और फिर सीधा वही स्टेटमेंट लिखो कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स और ये रेशनल नंबर है तो हमारी हम अपनी जो हमने एज्यूम किया था वो हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो देयरफॉर दिस इज रेशनल नंबर, इरेशनल। समझ आ गया इस टाइप के क्वेश्चन? यस मैम। एक लास्ट टाइप का और क्वेश्चन बचा है, ध्यान से समझ लो फिर चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इसमें ये है कि तुम्हें ये प्रूव करना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि अगर हमारे फैक्टर्स डिनोमिनेटर में 2 की पावर n या 5 की पावर m होता है, प्राइम फैक्टर्स, इफ प्राइम फैक्टर्स आर 2 की पावर n एंड 5 की पावर m डिनोमिनेटर में, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग है तो वो हमेशा रेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं एक क्वेश्चन ले लो 7/80, तो ये प्रूव करना है, ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। एक तरीका तो ये तुम पूरा डिवाइड करो, लेकिन इसको और भी जल्दी करना है अगर ये क्वेश्चन में हो विदाउट डिवीजन, विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग, तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स कर लो। क्या आएंगे? 2 की पावर 4 इंटू 5 आएगा। तो डिनोमिनेटर में अगर प्राइम फैक्टर्स 2 या 5 की फॉर्म में होते हैं, इसके 2 या 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। तो मैम ये प्राइम फैक्टर इसी फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m। अगर इसके साथ हमारा 3 या 7 और कुछ भी होगा तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ऑब्वियसली 2 की पावर n और 5 की पावर m को हम 10 बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं, क्योंकि अगर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 होता। मैम कुछ केसेस में तो ये भी होता है कि जैसे 5 की पावर 2 ही गिवन होता है डिनोमिनेटर में, मान लो 25 है, तो मैम उस केस में हम ऐसे कर सकते हैं ना 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 0। हाँ, हम बना सकते हैं, वो सब बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर तुम डिनोमिनेटर को 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में बना सकते हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि तुम इसको क्या लिख सकते हो। अब इसका ये भी पूछा जाएगा कि चलो इसका ये बताओ, ये तो हमें पता चल गया टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर ये पूछा जाए इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताओ कितना होगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालो तो वो कैसे निकालोगे? हमें सेम करना है, जितना डिनोमिनेटर की पावर है उतना ही 5 की पावर करना है। तो ऑब्वियसली 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, 5 की पावर जितनी 2 की पावर है उतनी 5 की होनी चाहिए, तो नीचे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों किया? ताकि डिनोमिनेटर में हमारा 2 की और 5 की पावर सेम हो जाए। 125 इंटू 7। वो तुम्हें अभी समझ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इतना, फिर डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 4 कॉमन लेके। समझ आया? क्योंकि दोनों की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 7। 5 इंटू 10 की पावर 4, मतलब ये आ गया। समझ आ गया? अब न्यूमरेटर को बस तुम्हें सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके, और जितने पॉइंट है उतने पॉइंट पहले पॉइंट लगा दो। तो कितना आ जाएगा ये? 875 अपॉन में 75 ये आ गया। तो 4 डिजिट पहले पॉइंट है, तो ये आ गया फाइनल आंसर। सिंपल। तो अगर ये डिनोमिनेटर को तुम 2 या 5 की टर्म्स में लिख सकते हो तो ये टर्मिनेटिंग होता है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके से करना है। मैम बस हो गया। ठीक है, तो मेरी तरफ से दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, अगर बाकी कुछ रह जाता है तो तुम मुझे बता देना। अब कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सबको समझ आ गया? ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 29 अपॉन में 210 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 30, 3 इंटू 7 3 21 इंटू 5 इंटू 2।
ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका 5 और 2 5 है, 2 का 7 और 3 भी 7 आ और रहा है। तो हमें बस 5 और 2 की फॉर्म में होना चाहिए डिनोमिनेटर, और कुछ नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर शुड बी मस्ट बी इन द फॉर्म ओनली, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस लिख लो जो अभी करने हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का हम अभी करने हैं? हाँ 5th पार्ट, 7th पार्ट, थोड़े से दे रही हूँ, एंड 10th पार्ट। मैम बस ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन करो। ओके